सुनिएगा कि उसका खोपड़ी, बॉस के बारे में बोलते हैं, उसका खोपड़ी ऐसा है कि उसमें अगर तुम सीधा कील ठोक दो और कील को वापस निकालोगे तो स्क्रू हो जाएगा। समझिए, सीधा कील स्क्रू बन जाएगा, यानी उसका दिमाग इतना टेढ़ा है। तुम वैसे व्यक्ति से मकान की अपेक्षा कर रहे हो, मतलब बैल से दूध लेना। ध्यान दीजिए, बैल से दूध निकालना, बैल से दूध निकालना और उस जो नगर एडमिनिस्ट्रेटर है, सिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके द्वारा मकान लेना, दोनों ही बहुत ही असंभव काम है। फिर भी जाओ, शुभकामना तुम्हारे लिए। हल्दर बाबू बोलते नारायण बनर्जी को, नारायण बनर्जी जाता है, मिलता है। तो अच्छा, ये चीज़ देखिए, जो यहाँ पे जो सिटी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको निगेटिव में दिखाया गया है भी, तो नकारात्मक चरित्र था। देखिए, पात्र, अगर नॉवेल के पात्र में एक हीरो रहेगा तो एक विलेन जरूर रहेगा, और बिना विलेन का जो है कोई फिल्म कंप्लीट नहीं होता है, विलेन जरूरी होता है। तो वही बनर्जी साहब जो जब जाते हैं, मिलते हैं, तो उसके बारे में जो सुना होता है उससे उनका पूरा हट जाता है, वो बिचारी हट जाता है। इसके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, इतना बहुत अच्छा आदमी है, इतना अच्छा बैठा कर चाय पिलाता है, कोक पिलाता है, जब भी जाता है। अब सारा सी बात करता है, तो जब भी जाता है उससे अच्छे से बात करता है, चाय पिलाता है, कभी उसको एहसास ही नहीं होने देता, और कहता है कि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये है, हेन तेन वगैरह सब कुछ बताता है, गोल गोल घुमा के, लेकिन मकान नहीं देता है। कहानी में यहीं पे नहीं है, कहानी बहुत दूसरा पहलू ये देखिए, नारायण बनर्जी का दूसरा पहलू आप देखिए, तो रहा स्ट्रगल करते मकान। दूसरा पहलू कि जब वो एक समय सितार सिखाता था किसी को, तो उसमें एक श्रोता को उसको सीख के प्यार हो गया था मन ही मन। तो उस श्रोता के यहाँ, मैडम के यहाँ वो सिखाने भी जाता था, क्योंकि उसको ट्यूशन लगा। उसके बाप से जहाँ जो इंजीनियर शादी कर रहा था, उसका शर्त यही था कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जो कि सितार अच्छा बजाती हो, या म्यूजिक वगैरह अच्छा जाती हो। तो इन्होंने ट्यूशन उसको देना स्टार्ट किया, उस दौरान उन्होंने उसके प्यार हुआ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेखक का जो आइडिया है उसके ऊपर थोड़ा लिखूँगा अगेंस्ट में। यहाँ भी उन्होंने बहुत बेईमानी किया है, प्यार इससे हुआ। फिर कुछ देर बाद, कुछ समय बाद एक और सिम्मी आ जाती है। सिम्मी एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, 4th ईयर की स्टूडेंट होती है, और वो भी उससे बहुत इम्प्रेस्ड होती है। सिम्मी से भी उसका लगाव हो जाता है। 2 नायिका हैं, एक नायक, पत्नी तो है और बच्चे 6 वहाँ हैं, दोनों के साथ लगाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, सिम्मी घर में अकेली रहती है और उसका भाई जो है दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होकर चला गया होता है। नायक उसके यहाँ बार बार जाता है, आता है, आता जाता है, वो चालू कर देता है, उससे ज़्यादा झुकाव हो जाता है। नायक में दिखाया गया है कि इतना कुछ गुण होने के बाद भी नायक बहुत बड़ा पियक्कड़ है ना, कि बिना पिए उससे रहा ही नहीं जाता। सत्संग में भी जाता है, स्वामी जी से उसका बहुत अच्छा परिचय है, वहाँ पे जाता है, गाना बजाना भी करता है। स्वामी जी के यहाँ एक बार जब बहुत अच्छा बजाता है तो टेलीग्राफ में छप जाता है उसका बहुत पूरा तस्वीर, उससे वो सिटी में बहुत पॉपुलर हो जाता है। सिटी में पॉपुलर होने के कारण उसके रिकमेंडेशन सिटी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं कि भाई उसको मकान दीजिए, मकान दीजिए। कितना हो गया। चलिए, दूसरा पहलू जो हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखिए कि ये उदिला पर कि उसको आगे चल के देखता पता चलता है कि जो उसकी प्रेयसी होती है वो अब अमेरिका जा रही है अपने पति के साथ, लेकिन उससे पहले उसको अपने ससुराल जाना होता है। जैसे ससुराल जाती है तो पता चलता है कि सीढ़ी से गिर के वो ईश्वर के सदगति को प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे हीरो जो है न्यूट्रल बन गया है, उसको उससे मिलने नहीं जाता है, ना तो उसके घर जाता है। देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है उसके प्यार पर। तीसरा बात, आगे बढ़ते हम लोग। सिमी ये सब बात बताती है, सिमी बोलती भी क्या उसके मम्मी से, एक बार माते से मिल लेके आ जाओ कि संतावना देने के लिए। तो बोलता है क्या रखा है। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर में।
कहानी आगे चलती है ऐसे ही। वो उसके यहाँ जाता है, कभी सिमी के यहाँ, तो कभी सपनों में अपने खोया रहता है, बजाता है। फिर इसी बीच उसको एक बार याद आता है कि चलिए आज आकाशवाणी चलता हूँ, आकाशवाणी में अपना गाना सुनता हूँ। आकाशवाणी जाता है, वहाँ एक जो उसका दोस्त पुराना मिल जाता है, तो बातचीत होने लगता है। उसी दौरान कहता है कि मेरा ड्यूटी चलो खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, तुमको मैं इससे मिला देता हूँ इससे, और ये मिस जो है वो आपको मदद करेंगे। वहाँ मिस को देख कर बहुत अच्छी है, वो उसको मिस से मदद करता है, कहता है मेरा जरा पुराना टेप रिकॉर्डर निकालिए, जरा मैं अपना गाना सुनूंगा। वो उसका मदद करके सुनाती है। अब यहाँ पे ये भी देखिए, उसके दोस्त और उसका शादी होता है। यहाँ अच्छा लगता है, ये सुखद अंत। फिर कहानी आगे और जब बढ़ता है तो मकान लास्ट में मिलता है, लेकिन क्या पार्टी में होता है ऐलान किया गया, तो आपने इतना ज़बरदस्त इतने अच्छे जगह मकान मिला है, अब तो आप खुश होइए, जाइए अब अधिग्रहण कीजिए। उसके दोस्त वगैरह सब, हल्दर बाबू वगैरह सभी लोग बोलते हैं। अच्छा, हल्दर बाबू के ऊपर सिटी एडमिनिस्ट्रेटर लाठीचार्ज करवा देता है उसके डिप्यूटेशन के कारण, मांग वगैरह रखे, क्योंकि वो तो नेता है तो मांग करेगा। उसमें हल्दर बाबू जो है मरणासन अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसमें उनकी बनर्जी जो हल्दर बाबू की पत्नी जो है कितनी सुंदर, जो हमेशा खुश मिजाज रहने वाली पत्नी, उनका चिंतित चेहरे का चित्रण किया हुआ है नॉवेल में, बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहकर भी इस नॉवेल को छोटा नहीं कर पा रहा हूँ, जितना खींचता चला जा रहा है, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ख़त्म करने की। आगे और कहानी जब बढ़ता है तो सभी लोग उसको जब बोलते हैं कि आपको इतना अच्छा जगह मकान मिला है, सिमी जाती है उसके साथ देखने के लिए, तो देख के पूरा घर वगैरह, वाह इतना अच्छा है, फ्लोर वगैरह इतना है, सुंदर है, उसकी तारीफ़ करती है। तो भी वो नहीं उत्सुक होता है कि जाए, क्योंकि अब वो होटल का अभ्यस्त हो चुका है। होटल में जाना और जाके पीना, दारू पीना और सो जाना, और यही सब उसका अभ्यस्त काम हो चुका है। एक बार को भी उसको ऐसा नहीं लगता है कि उसकी छाया बेटी जो कुछ दिनों पहले बीमार थी, जो चिट्ठी में उसके आया, तो परिवार को अब बुला लिया जाए, घर मिल गया है, तो एक बार को भी नहीं लगता है। लेकिन अगला पत्र प्राप्त होता है कि उसका बेटा आ रहा होता है, और आ जाता है वो उसका बेटा। अक्टूबर मास में आता है बेटा बोलता है कि पापा मैं क्रिकेटर बन गया हूँ, और मैं अपने जो दिल्ली टीम है जो है उसका कैप्टन हूँ, मुझे पटियाला जाना है खेलने के लिए, और उससे पहले मैं छुट्टियाँ बिताने इधर आया। तो बाप खुश होता है, लेकिन फिर भी बड़ा बेटा आपके पास आया है, बड़ा बेटे के साथ खुश होकर चलना फिरना। बेटा बोल रहा है कि पापा हम लोग अपने मकान पे चलते हैं, तो उसको पापा के मकान पर नहीं ले जाके उसको आश्रम में रखवा देता है स्वामी जी के। नायक इसके साथ बेईमानी करता है। यही बात मैंने कहा कि कुछ बातें इस नॉवेल में आपको परेशान करेंगी कि शुरुआत इतना अच्छा करने के बाद अंत क्यों इतना ख़राब करता जा रहा है राइटर। होता है, खासियत यही हो सकता है इस नॉवेल का, खासियत यही हो कि आप थोड़ा कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छा अंत, अच्छा फिल्मों का या कहानियों का अच्छा अंत लोगों को उतना अट्रैक्टिव नहीं कर पाता जितना बुरा अंत उसको खींच लेता है। तो हो सकता है कि लेखक का यही चाह हो, इस कारण से उन्होंने बुरा अंत किया। तो बेटे को छोड़ के आ रहा होता, फिर अगले दिन बोलता है कि मैं होटल से अपना संतूर लेके आ जाऊँगा, फिर हम लोग चलेंगे होटल में, अपने घर चलेंगे। और अगले दिन जब वो रिक्शा पकड़ के घर जाने के लिए होता है, तो बीच रास्ते में ही रिक्शा वाला को बोल देता है कि चलो सिमी के घर चलते हैं, ये वाले मोहल्ले में चलते हैं। तो रिक्शावान बोलता है कि नहीं बाबूजी ऐसा नहीं होगा। तो उसने कहा अपना भाड़ा बढ़ा लेना, चलो इधर चलते हैं, कुछ देर रुकने ना, फिर चलेंगे। अब वो उस गली में जाता है, उस गली में जैसे ही अब सिमी के गली में जाता है, वहाँ पे कुछ बदमाश निकलते हैं, उसको चाकू मार देते हैं, और वहाँ हीरो ख़त्म हो जाता है। नारायण बनर्जी साहब वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, और नावल जो है यहीं पे किंतु परंतु मगर अगर के साथ ख़त्म हो जाता है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ अचानक। अब उपसर्ग होता है। उपसर्ग में क्या है कि मिसेज बनर्जी है, नारायण बनर्जी को वहीं पे क्लर्क की नौकरी दे दी जाती है। उनका बेटा जो है क्रिकेट खेलता ही, अच्छा खासा क्रिकेट खेलता है, तो उसको टीम का, सिटी टीम का कैप्टन रहता है, उसको भी नौकरी मिल जाता है। और उसकी बेटी है जो दूसरी नंबर की बेटी है, वो बहुत अच्छा बजाती वगैरह है, उसको आकाशवाणी में नौकरी मिल जाता है। इस तरह से दिखा दिया कि उसका परिवार के साथ अच्छा हो गया। मरने के बाद हीरो जब ख़त्म हो जाता है, उपन्यास का नायक ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी भर जो एक चीज़ के लिए दौड़ा, मकान,
मकान मिला, लेकिन मकान की चाह रखने वाला जो भाग दौड़ करता रहा उस मकान में नहीं रहा। तो मकान शीर्षक जो नॉवेल था आपको भी परेशान करेगी, आप पढ़िएगा जब लास्ट शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, अंत जब आएगा तो भी तब आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ये। तो इसमें बहुत सारे पात्र थे जो छूट गए मेरे को, उससे नहीं हो पाया कि उनके बारे में व्याख्या करूं, क्योंकि समय एक ब्लॉग का भी तो समय होता है। तो पढ़िए। और मैं जो बोला कि श्रीलाल शुक्ल जी का जो लिखावट का जो अंदाज है कि इतने सीरियस एकदम चीज़ों में भी कहीं ना कहीं व्यंग कस देते हैं। तो राग दरबारी को जो आपने सुना ही सुना, और चूँकि मैंने बोला कि वो एक IAS अफसर थे, इसीलिए इतना अच्छा लिख देना ये भी कम नहीं होता है। तो एक उनका जो लिखा हुआ सबसे अच्छा और कवि जो है अंगद का पाप 1981 में आया था, अच्छा लिख ये भी है। मैंने अभी तक अंगद का पाव नहीं पढ़ा है, उसका जो 25-25 रुपये में मिलता था पॉकेट बुक्स, उसको पढ़ा है। तो उसमें कई पेज जो गायब रहते हैं, लाइनें गायब रहती हैं, पूरा नॉवेल नहीं पढ़ पाया मैं उसका कभी। एक सूरज घाटी का सूरज, सुनी घाटी का सूरज 1957 में आया था, मैंने पढ़ा है, ये भी अच्छा है। और आप जो बोले साहित्य अकादमी जो है, मैंने बोला राग दरबारी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और भी कृतियाँ हैं, बहुत सारी कृतियाँ हैं उनकी, जैसे कि अगर मैं बात करूँगा कि अज्ञातवास, तो जो सीरियस नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं, जिनको थोड़ा रोना धोना या इस तरह का पसंद है, तो अज्ञातवास उनके लिए बहुत अच्छी है। सीमाएँ टूटती हैं, जिनको थोड़ा वीर रस या थोड़ा एनर्जेटिक चाहिए, वो है। मकान तो मैंने अभी व्याख्या किया उसके बारे में। आदमी का जहर, ये व्यंग है या सीरियस है, इसको बोलने का मतलब फील है। आदमी का जहर व्यंगात्मक है, जहरीला लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है, इसको भी पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पहला पड़ाव, ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ उन्होंने। और विश्रामपुर का संतोपन्यास जो है इन्होंने लिखा है, थोड़ा मन विचलित वो भी कर देता है, जैसे मकान विचलित कर देता है वैसे वो भी विचलित कर देता है। अब देखिए पसंद की बात है, किसी को हीरो का मरना पसंद नहीं है, जैसे मुझे खुद नहीं पसंद है, तो इसी चीज़ें होता है। और आपको क्या पसंद है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो ये रहा। फिर इसके बाद कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, ये भी बहुत अच्छा लिखा है। तो मैं आज अपना साहित्य का जो चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये ब्लॉग लंबा हो गया क्योंकि साहित्यिक ब्लॉग में बहुत दिनों से नहीं बना रहा था, तो जब मैंने चर्चा किया तो जीवन परिचय से लेके और नॉवेल दोनों को एक साथ घुसेड़ दिया। अगर दोनों को अलग अलग करता तो नॉवेल थोड़ा ब्लॉग 2 पार्ट में बढ़ सकता। तो चलिए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। और आपको पसंद आए तो अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और पढ़िएगा, मकान खरीद के पढ़िएगा। अरे क्या बात है, एक बात बता रहे थे कि हम हिंदी पट्टी के लोग, मैं शुरू से करता हूँ अभी यही बात करते हैं, हम हिंदी भाषी लोग साउथ दक्षिण भारतीय लोग या बंगाली समाज या ग्रामीण समाज या उत्तर समाज या उड़ीजन लोग से पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों में पढ़ने की आदत नहीं है। नौकरी तक सिर्फ पढ़ने की आदत क्या है? जीके पढ़ लिए, थोड़ा मैथ्स पढ़ लिया, थोड़ा साइंस पढ़ लिए, नौकरी लग गई, इसके बाद विषय से ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं। साहित्य भी नहीं पढ़ते हम लोग, अदर कुछ पढ़ते नहीं हैं। चाहे जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ने का आदत डालिए, अपने बच्चों में भी आदत डालिए, अच्छी आदतें हैं। पढ़ेगा तभी तो किसी चीज़ का मंथन करेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये सब से पढ़ के, ये सब से बहस करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बाकी मैं ये बात राजनीतिक नहीं कह रहा हूँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, किताबों की तरफ झुकिए, पढ़िए। लेखक बहुत मन से, दिल से लिखता है। 150 किताबों पर खर्च कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यही बात कहूँ ये मकान का, तो ये एडिशन जो है मुझे लग रहा है कि कितने का था, ये हमको लग रहा है 95 रुपीज़ का। देखिए 95 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये पॉकेट बुक बोलते हैं इसको। तो राधा कृष्ण पेपर बैग्स से निकला है। राधा कृष्ण पेपर बैग्स जो है इसको निकाला है, लाइब्रेरी एडिशन नहीं है। 95 रुपीज़, 100 रुपये, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एक टाइम आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो 250-300 रुपये मिनिमम एक आदमी खा जाता है, मिनिमम खा जाता है। तो 100 रुपये 150 रुपये का किताब खरीदते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सीखते हैं, कुछ शब्दों को जानते हैं, दूसरे को बताते हैं, अच्छा लगता है। बच्चे देखेंगे तो भी अच्छा लगता है कि पापा पढ़ रहा है। बच्चा भी
प्रभावित होता है। तो हरे कृष्ण।